प्रैक्टिस सेट 28 देखेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट 28 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखा, समझ में आया। हमें उससे क्या पता चला कि कोई भी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता था पहले वो आप मुझे बताओ। आपको ऐसे दो नंबर दिए रहते, आपको क्या दिया रहता है, ऐसे दो नंबर दिए रहते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि इनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आप इन नंबर को अपॉन में लिखते हो, मतलब ऊपर नीचे लिखते हो, और फिर आपको ये देखना है कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं क्या। दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ये नंबर आते हैं 6 के टेबल, 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वापस से ये दो जो नंबर आपको नए मिल गए हैं वो दोनों नंबर भी वापस किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या। तो यस, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ओके, तो 2/1 में लिख। और इसके बाद भी आप जितना रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस मतलब जितना कम कर सकते हो टेबल में ला ला के, उतना आपको करना है। पर अभी आप नहीं रिड्यूस कर सकते क्योंकि 2 और 1 ये अभी किसी के भी टेबल में आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो ये यहाँ पे आंसर आपका स्टॉप हो जाएगा। ये होता है रेशियो निकाल, इसको बोलते हैं बेटा रेशियो निकाल। ओके, और इसको अगर प्रपोर्शन में लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख, प्रपोर्शन मतलब इस तरह से लिख एंड रेशियो इस तरह से। अभी आप किसी अच्छा बच्चा होता तो आप वो डायरेक्टली बताता, हमने तो 6 के टेबल में पहले फाइंड आउट किया, फिर वो 2 के टेबल में फाइंड आउट किया और फिर आंसर लिखा। लेकिन कोई बताता सर 24 और 12 के ही तो टेबल में आ रहा है, दोनों नंबर 12 के टेबल में मिलते हैं, 12 1 जा 12 12 2 जा 24। तो आपको जल्दी आंसर मिल जाता, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको टेबल 12 का पता होना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको टेबल पता नहीं है तो आप क्या करो, पहले छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करो, आपका आंसर रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रेशियो निकालना। तो फिर अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी आपको रेशियो ही निकालना है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है। क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है। तो यहाँ पे रेशियो नंबर में आप कुछ करते समय, कैलकुलेशन करते समय आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा या वर्डिंग करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो इसमें रेशियो इसी तरह से निकालना है, ये क्वेश्चन में भी आपको रेशियो इस तरह से ही निकालना है। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करके किसका किसका रेशियो निकालने बोला है वो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना होगा। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख ही रहा है कि नोटबुक्स है और नोटबुक्स का नंबर दिया गया है। नोटबुक्स कितने हैं, 24। आपको काम किससे है, नंबर से। आप रेशियो निकालने जाओगे तब नोटबुक्स को आप लेके उसको कैंसिल कर सकते हो क्या, क्योंकि वो नंबर नहीं है नोटबुक्स। तो नोटबुक्स आपके लिए सिर्फ स्टेटमेंट लिखने में काम आएगा। क्या लिखने में काम आएगा, ये सारे वर्ड जो है, रीमा है, नोटबुक्स है, बुक्स है, ये आपको सिर्फ वर्डिंग स्टेटमेंट बनाने के काम आने वाला है। आपको काम किससे है, तो ये नंबर वन से, ये 24 है और ये है 18 जो कि बुक्स है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद आपको रेशियो निकालने बोला है, फाइंड द रेशियो किसका, तो नोटबुक्स का बुक्स के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको सीक्वेंस यहाँ पे देखनी है, नोटबुक से बुक्स का, तो नोटबुक पहले होगा, बुक्स बाद में होंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आपने सीक्वेंस भी उल्टी कर दी, आपने जल्दी जल्दी में बुक्स को पहले ले लिया। क्या होता है, बुक्स को पहले ले लिया तो, और नोटबुक्स को बाद में लिखेंगे तो भी आपका शायद आंसर रॉन्ग दे सकते। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो सीक्वेंस हो जाए कि नोटबुक्स का बुक्स के साथ रेशियो फाइंड आउट करो, तो वो आपको उसी तरह से फॉलो करना है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। हाँ, तो इसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट नंबर लेके उनको कैंसिल करके रेशियो फाइंड आउट करके दिखाएंगे क्या। मैंने आपको पहले ही बोला ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं कहां से बाय ऐड करूं, क्योंकि मुझे तो आदत है बाय ऐड करने की, स्टेटमेंट मुझे बनाने नहीं आते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट ना बच्चों क्वेश्चन के अंदर ही रहते। पहले तो आपको जो करने बोला है वो देखो, क्या करने बोला है, आपको बोला है बुक्स का और नोटबुक्स के बुक्स से रेशियो निकालो। तो ये स्टेटमेंट तो आपके पास ही है, क्वेश्चन में ही है। तो स्टार्टिंग में आप वही लाइन कॉपी करोगे, समझ में आ रहा है।
कि आपको जो करने बोला है, क्या करने बोला है, क्या करने बोला है, द रेशियो निकालने बोला है। किसका किसके साथ, नोटबुक्स के, नोटबुक्स का बुक्स के साथ, नोटबुक्स का बुक्स के साथ रेशियो निकालने बोला। तो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ मिली, क्वेश्चन में मिली, बन गया। हमें वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वहां पे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर सही देंगे, लेकिन आपने वर्डिंग नहीं की इसलिए आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए आपको वर्डिंग करने के लिए भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन का इस्तेमाल करके वर्डिंग कैसे करते हैं वो आप मैं बताऊं। समझ में आया, क्लियर। तो ये सिर्फ कॉपी करने आपके लिए कोई डिफिकल्ट है क्या, नहीं। चलो फिर आगे जाएंगे। अभी हम एक्चुअल क्वेश्चन को फॉलो करेंगे कि क्या फाइंड आउट करना था हमें, रेशियो को किसके, नोटबुक से बुक्स के साथ। तो पहले हम ये बताते हैं कि हम रेशियो निकालने जा रहे हैं नोटबुक से बुक्स के साथ। तो रेशियो निकालते समय आप इन दोनों को कैसे अरेंज करोगे, ऊपर एक रहेगा और नीचे रहेगा, अप ऑन। समझ में आया। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग डायरेक्टली नंबर नहीं लिखेंगे, नोटबुक्स का नंबर और बुक्स का नंबर नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, जितना ज्यादा वर्डिंग वहां पे होगी वो दिखानी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि पहला नोटबुक्स होंगे, उसके नीचे, मतलब जो पहला रहेगा वो ऊपर रहता है और जो बाद में रहेगा वो आपका नीचे आता है। फिर कौन है, नोटबुक्स का किसके साथ निकालने बोला है, बुक्स के साथ निकालने बोला है। समझ में आया, क्लियर है। और फिर इनकी जगह पे इज इक्वल टू की साइन लगानी है सीक्वेंस वाइज। अभी इनकी जगह पे हमें क्या रखना है, नोटबुक्स के कुछ नंबर है, नोटबुक्स का क्या, अभी रेशियो निकालने के लिए हम नोटबुक और बुक्स, मतलब बुक्स कट करोगे क्या, नहीं, आंसर वैसे निकालोगे क्या, नहीं। तो आप देखोगे क्या, नोटबुक्स कितने दिए, उनका कुछ नंबर दिया रहेगा, रेशियो निकालने बोला इसका मतलब, तो उनका नंबर क्या है नोटबुक्स का, 24 है। तो 24 आपने लिख दिया। उसके बाद आपने बुक्स का नंबर देख लिया, बुक्स का नंबर क्या है 18, उसकी बुक्स की जगह पे अभी क्या लिखा आपने 18 लिख दिया। और फिर आपने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सीखा है रिड्यूस करना, एक ही टेबल में होना चाहिए, वो फॉलो करना है, वापस से वही तरीका यूज करना है। अब ये दोनों नंबर आपको देखते ही पता चल रहा है कौन से टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों नंबर आ रहे हैं 6 के टेबल में। किस में आ रहे हैं, 6 के। तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो आपको मिल गया 4/3। जो अभी कैंसिल करने के बाद जो आपके पास बचा है वो लिखना है नीचे 4/3। अगर वो दोनों नंबर भी किसी और के टेबल में आ रहे हैं तो उनको वापस से रिड्यूस करना है, लेकिन अभी देखोगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, और 3 प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी के टेबल में होते हैं नहीं, खुद के टेबल में होते हैं और 1 के, ऐसा नहीं होना है, तभी रिड्यूस होने वाले ही नहीं हो। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप होने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में आप चाहिए तो लिख दो द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स इज 4/3। ओके, वापस स्टेटमेंट का यूज करना है, क्लियर है। लेकिन आपको एक चीज में वापस बार बार बता रहा हूं, जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो तो गलती करनी नहीं है। आप 24 को कोई एक टेबल में दूसरे लगा रहे हो और 18 को कोई और टेबल में ले रहे हो, ऐसा करना नहीं है। दोनों नंबर एक ही टेबल में आना जरूरी है। समझ में आया, नहीं तो आपको देखते लग रहा है कि अरे 24 तो 12 के आ जाएगा और 18 आ जाएगा 9 के टेबल में, चलो ऐसा करना नहीं, तो नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वैसे तो आपको मैंने जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया था तो आपको बताया था इनको अगर कंफ्यूज होना नहीं है तो आपने इनको 6 के टेबल में ढूंढा है ना, तो इस तरीके से भी लिखोगे, कट नहीं करना है, जिसको करना है वो मुझे कट नहीं करना है सर मैं ऐसे करूंगा, मैंने दोनों नंबर एक ही टेबल में ढूंढे है ना, वो टेबल का नंबर लिखूंगा और फिर बताऊंगा कि 6 4 जा होता है 24 और 6 3 जा 8, तो ये भी चलेगा। जिनको कट नहीं करना है वो ऐसे करो। ओके, कट आप क्या डिसाइड कर रहे हो, देखो कट करना बेटर है आपके लिए कि दोनों टेबल लिख के वो फिर करोगे, वो आप देखो। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, आपके माइंड में ही टेबल का नाम रख रहे थे, यहाँ पे शो कर रहे हैं टेबल, यहाँ पे टेबल अपने माइंड से बोल रहे थे 6 का टेबल है, यहाँ पे 6 का टेबल शो कर रहे, इतना ही डिफरेंस है, अंडरस्टैंड। तो आप इस तरीके से ये रेशियो वाले क्वेश्चन, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है,
सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम वही है। और स्टेटमेंट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का यूज करो, जितने स्टेटमेंट क्वेश्चन का यूज करके बना सकते हो उतने लिख दो। ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें बोला है 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो-खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड, व्हाट इज द रेशियो। यहां पे क्या बोला है वो देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो इंपॉर्टेंट है, उस सेंटेंस को आप देख लो जरा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, आपको रेशियो निकालना है। क्रिकेट प्लेयर्स मतलब आपका दिमाग जाना चाहिए क्रिकेट प्लेयर किस तरफ, मतलब आपको ये नंबर का फायदा होने वाला है, ये नंबर को आपको रेशियो में लेना है। चलो क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये वर्ड आपको फंसाने वाला है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 30 है और 20 है, इनको नंबर को आप लोगे और उनका रेशियो रिड्यूस करके निकालोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करने बोला है वो है क्रिकेट प्लेयर से खो खो प्लेयर्स का रेशियो निकालने बोला है कि आपको क्वेश्चन में नहीं, तो आपको बोला है क्रिकेट प्लेयर से टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो निकालो, ये ही फंसाने के लिए लाइन डाली उन्होंने। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन रीड ना करते हुए आप क्या करते हो जल्दी जल्दी में, चलो नंबर दिख रहे हैं ना 30 20 लेते हैं, कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ओ गलत, क्वेश्चन को तो समझना जरूरी है ना। क्रिकेट प्लेयर्स तो 30 जरूर होगा, यूथ क्रिकेट प्लेयर्स बोला है मतलब, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स खो खो के बोले है क्या, वही नाम दिया है क्या गेम का, नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं उनको भी हम प्लेयर्स ही बोलते हैं, खिलाड़ी ही बोलते हैं। खो खो खेलने वाले को आप क्या बोलते हो, प्लेयर्स ही बोलते हो। इसका मतलब इन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के लिए बोला है, तो वो क्रिकेट और खो खो दोनों के प्लेयर्स क्या होंगे, प्लस होंगे। दोनों के प्लेयर्स क्या करने पड़ेंगे हमें, पहले स्टार्टिंग में प्लस करने पड़ेंगे, और उससे जो नंबर बनेगा वो हम क्रिकेट प्लेयर के साथ लिख के फिर उसका क्या लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे। समझ में? इसमें वर्ड में बोला है साफ साफ की टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, उन्होंने अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स खो खो ऐसे बोला होता तो खो खो के साथ हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, इतना ही बोला है, गेम का नाम बोला ही नहीं। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब गेम जो गेम खेला जाता है वो सब प्लेयर, सबको हम क्या बोलते हैं, प्लेयर्स ही बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में आपको सब प्लेयर्स को जमा करना होगा। सब प्लेयर्स को जमा करना बहुत ईजी है। क्या करोगे बता मुझे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स करने के लिए टोटल नंबर ऑफ, आप टोटल, यही देखो यही स्टेटमेंट में कॉपी करूंगा। टोटल नंबर हमें पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास है क्या, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का नंबर नहीं है, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे निकालोगे बताओ मुझे, दोनों जो गेम है उनके प्लेयर्स को क्या करोगे, प्लस। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी प्लस। तो यहां पे लिखोगे क्रिकेट प्लेयर प्लस खो खो प्लेयर्स, और इन दोनों के जो नंबर है बच्चों, क्रिकेट प्लेयर्स के 30 और खो खो के कितने बेटा, 20, आपको मिल गए टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। मतलब आपको अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आया होगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स खुद से निकालने पड़े। क्वेश्चन में वो दिए थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गेम के दिए थे, वो हमें क्या करने पड़े, प्लस करने पड़े। इतना करने के बाद आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये किए बिना आप कर नहीं सकते। अगर गलती से भी आपने 30 और 20 का कर दिया तो आप गड़बड़ हो गई। क्लियर? समझ में आया? फिर ये जो प्रोसीजर वो अप्लाई कर, अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है उसके उत्तर वापस से जाता हूं। क्वेश्चन देखो, रेशियो ही फाइंड आउट करने बोला है, लेकिन किसका, क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट कॉपी की थी, वही स्टेटमेंट आपको वापस से कॉपी करनी, ये वाली, द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, यही स्टेटमेंट आपको कॉपी करनी है। कॉपी कर लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप कॉपी करो। अंडरस्टैंड? यही क्वेश्चन में स्टेटमेंट जितने ज्यादा होंगे, और वो स्टेटमेंट याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन में ही होंगे, सिर्फ देख के उसको लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके तो ये स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, तो मैं आ जाता हूं अभी रेशियो निकालने के लिए। रेशियो निकालते समय पहले डायरेक्ट नंबर लिखोगे,
कि वो जो भी जिसका रेशियो निकालने बोले उनके नाम लिखोगे। पहले क्या करोगे, यस पहले नेम लिखना है, क्योंकि ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट नंबर लिखते हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसका किसका रेशियो निकालने है बोला है, क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, ओके क्रिकेट प्लेयर्स का किसके साथ, तो क्रिकेट प्लेयर पहला है इसलिए वो ऊपर रहेगा। किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। फिर इनके नंबर लिखोगे, फिर इनके क्या लिखने, नंबर लिखने। अभी नंबर क्या है बच्चों, क्रिकेट प्लेयर्स के तो क्वेश्चन में ही दिए थे, क्रिकेट प्लेयर्स से लिखो मत, पहले सुनो। हाँ, क्रिकेट प्लेयर के नंबर कितने हैं, 30, क्वेश्चन में ही थे। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स किसने निकाले, आपने निकाले ढूंढ के, हाँ निकाले कि नहीं, क्या लोगे फिर नंबर उसका, 50। समझ में आ रहा है, गलती करना नहीं है, 20 नहीं लेने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से निकालने बोला था, याद रखो, इसलिए आपने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकाल के रखे, वो नंबर लो 50। और फिर आप जो एक बार रिड्यूस करोगे, अभी यहाँ पे रिड्यूस करना है, मतलब क्या करोगे, ये दोनों नंबर एक ही टेबल में फाइंड आउट करोगे। वैसे तो अगर दिमाग होगा तो ये 0 0 कैंसिल भी कर लोगे, ऊपर नीचे जब 0 लगेगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, मिल गए ना। वैसे आपको पता है ये 10 के टेबल में आने वाले, 10 3 30 और 10 5 15, और ये आप इसके बाद रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ये इसके बाद रिड्यूस कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते हो, क्यों रे, क्योंकि 3 and 5 इज अ प्राइम नंबर। अभी ये किसी एक टेबल में आपको मिलेंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कर पाओगे आप, हाँ। अभी इसके सामने आप चाहे तो वो वाले तरीके से भी कर सकते हो। आपको कौन से टेबल में मिले थे बच्चों, 10 के टेबल में, तो डिवाइड का साइन डालना है, सिर्फ टेबल का नाम लिखना है, यहाँ पे शो करना है, अंडरस्टैंड। तो वही तरीका, 10 3 30, 10 5 50। अभी इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर अरे मैंने दोनों में एक ही टेबल यूज किया है ना, तो ये आपको वहां पे ही शो हो जाएगा, क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो ये आप एक कोई तरीका यूज करोगे तो भी आपका आंसर राइट, अंडरस्टैंड। चल नंबर 5 देखेंगे, स्नेल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू द ब्लू रिबन। मतलब यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट नंबर दिख रहे उनका ही रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि ब्लू रिबन और रेड रिबन का निकालने बोला है। रेड रिबन के लिए क्या है बच्चों, रेड रिबन के लिए 80 सेंटीमीटर है, और ब्लू रिबन बोला है, तो ब्लू रिबन का भी नंबर वहां पे डायरेक्ट शो किया, इसमें कुछ हमें जमा करना नहीं है कि ऐड करना नहीं है और फिर को सॉल्व करना। तो इसमें क्वेश्चन में फिर इतना इजी है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंस आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में किए थे, फर्स्ट और सेकंड। आपको मैंने बोला था कि आपको जब ऐसे यूनिट वाले क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पे मीटर है, किलोग्राम है, लीटर है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको जो नंबर है उनका यूनिट एक ही होना जरूरी है, और फिर आप उसका रेशियो निकाल, यूनिट एक ही होना जरूरी है। अभी यहाँ पे उनका जो यूनिट है बच्चों, इसका 80 का जो है सेंटीमीटर, और 2.20 है, तो डेसिमल पॉइंट का छोड़ दो, वो हम लोगों को आता है करने, ठीक है। बट 2.20 के बाद यूनिट क्या है वो देखो, मीटर है। क्या है बच्चों, मीटर है, समझ में आ रहा है, मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक यूनिट नहीं है, एक सेंटीमीटर है और एक मीटर है। इसमें अगर आप रेशो उसी जैसे नंबर है वैसे ही उसको लिख के आप रेशो निकालोगे तो आपका गलत हो जाएगा और सॉल्व ही नहीं होगा। और फिर वो गलत मतलब गलत, क्योंकि आपने सेंटीमीटर एक जगह पे लिया है और एक जगह पे मीटर ले लिया, एक जगह पे बड़े चीज को ले रखा, एक छोटी जगह, और फिर उसका रेशियो निकाल रहे हो, तो आप गलत बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि? तो इसका मतलब ये आपको एक तो सेंटीमीटर बनाना है दोनों को, या तो दोनों को मीटर बना, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए, अरे सेंटीमीटर बनाने मतलब 1 मीटर बनाने के लिए, अभी यहाँ पे मीटर बड़ा है तो हम बड़ा यूनिट देखेंगे, और 1 मीटर बनने के लिए, 1 मीटर बनने के लिए कितने सेंटीमीटर लगते हैं वो आपके दिमाग में, उसकी आइडिया आपको होनी चाहिए, उसका नॉलेज आपका होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 1 मीटर के लिए लगता है 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर लगता है, 100। लिखो मत, पहले सुनो, 100 सेंटीमीटर लगता है।
फिर आप देखोगे कि अभी मुझे सर ने बताया कि दोनों यूनिट एक ही होने चाहिए, एक तो सेंटीमीटर होना चाहिए या तो दोनों मीटर में होने चाहिए। फिर आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर आप सोचोगे कि मुझे क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाओ क्या मीटर बनाओ। तो फिर आप बोलोगे अरे मुझे 80 सेंटीमीटर का मीटर बना ही नहीं सकता हूं मैं। 80 सेंटीमीटर का मैं मीटर बना सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकता हूं? क्योंकि मीटर बनाने के लिए 100 लगते हैं और मेरे पास तो 80 है, 100 से भी कम है। तो मेरा इसमें मीटर बनाने का सपना क्या हो गया? भूल। आप मीटर बना नहीं सकते। तो फिर अब मीटर नहीं बना सकते हो तो आप क्या बनाओगे? दूसरा क्या दिख रहा है आपको? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जरूर बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी चीज है, उसको छोटा बना सकते हो आप। क्लियर है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटीमीटर से बना हुआ है, ये मीटर है ना। क्लियर है? तो ये आप बताओगे कि ये फिर 2.20 जो है वो क्या बनेगा? तो 2.20 अगर 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा और ये नंबर क्या बनेगा? 220। और देखोगे तो 1 मीटर 100 तो 2 मीटर कितने हो जाएंगे? 200। और ये बचे हुए 20 उसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया? 220। समझ में आया? हाँ समझ में आया? क्लियर है? वैसे ही नहीं समझ में आया तो ये 2 जीरो ये डेसिमल पॉइंट को गायब कर देंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है। समझ में आया आपको? तो ये डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा और 220 सेंटीमीटर बनेगा। वो क्या बनेगा? 220। तो स्टार्टिंग में आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखोगे और फिर बच्चों आप पहले लिखोगे रेड रिबन की लेंथ। तो लिखोगे लेंथ मतलब लंबाई। ओके, लेंथ ऑफ ए रेड रिबन। ये देखो इधर ही है सेंटेंस, कहां पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक वर्ड डालना पड़ा, लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना है बेटा उसका? 80 सेंटीमीटर है। ठीक है चलो ओके, हमें चेंज भी नहीं करना है 80 सेंटीमीटर को उसको चेंज करना है हमें, 2.20 को सेंटीमीटर बनाना है। क्लियर है? तो इसको कुछ चेंज नहीं करना तो आप स्टॉप। ओके, अभी जाएंगे ब्लू रिबन के पास। तो ब्लू रिबन तो वही सेंटेंस लिखोगे, लेंथ ऑफ ए ब्लू रिबन। ओके, घर से रिबन वगैरह स्पेलिंग याद करके जाने नहीं है, रिबन की स्पेलिंग क्वेश्चन में है। ओके, समझ में आया? हाँ, तो इसको पहले जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखेंगे, दिया था 220 मीटर, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि सेंटीमीटर है और इसको भी हमें क्या बनाना है? हमने पहले ही डिसाइड किया, इसको भी हम क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर 1 मीटर 100 का रहता है, इसलिए ये 220 को आप 100 से क्या करोगे बच्चों? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 220। क्या मिलेगा बच्चों? 220। अभी ये बन गया आपका सेंटीमीटर। अभी आप रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाओगे बच्चों? तैयार हो गए। देखो अभी दोनों जो नंबर है आपके पास कौन से यूनिट में अवेलेबल है? बोलो जल्दी, कौन से यूनिट में अवेलेबल है? सेंटीमीटर तो ये चीज याद रखो, जब यूनिट अलग अलग रहेंगे तो पहले ये चीज करोगे और फिर आप काम करो। अंडरस्टैंड? फिर आप वही चीज को फॉलो करो। अभी क्या करोगे आप? रेशियो निकालना स्टार्ट करोगे। ऊपर पहले कौन सा है? पहला कौन सा क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन। तो पहले रेड रिबन ऊपर होनी चाहिए। रेड रिबन पहले है ना, तो रेड रिबन। फिर किसके साथ है उसका रेशियो? ब्लू रिबन। तो ब्लू रिबन। ओके, और फिर उनके नंबर लिख दो। अभी मुझे बताओ रेड रिबन का नंबर क्या है हमारे पास? 80। ब्लू रिबन का नंबर क्या है हमारे पास? चेंज किया हुआ 220। अभी आप बताओगे अरे इतने बड़े नंबर हम एक टेबल में कैसे ढूंढ निकाल? आपके पास 0 है अवेलेबल, तो 0 से आपका काम आसान हो गया। अभी ये नंबर छोटे बन गए, क्या दिखने लग गए? ये 8 और 22। और इसके बाद तो ये तो आपको तुरंत पता हो जाएंगे कौन से टेबल में? 2 के टेबल में। कौन से टेबल में? 2। तो 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20 होता है, लेकिन टेबल एक्सटेंड करोगे तो 2 11 जा 22। तो ये मिल गया आपको। और इसके बाद आपका आंसर क्या नहीं होगा बच्चों? क्या नहीं होगा? फाइंड होगा नहीं, ये फाइंड आउट होगा नहीं, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। अभी 11 किसी के टेबल में आएगा नहीं। 4 आपको बहुत सारे टेबल में मिल जाएगा, लेकिन 11 मिलेगा नहीं। हमें दोनों चाहिए,
सिर्फ एक मिल गया तो काम होता है क्या हमारा? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर स्टॉप करेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये इस तरह थोड़ा सा आपको इसमें मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या डिफिकल्टी डाली थी, हमें नंबर दिए थे और फंसाने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बोलो। हम फंसे क्या? नहीं, हमने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले निकाले और फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें तो हमें कुछ करना ही पड़ा नहीं, जो 2 नंबर थे उनको ही लिख दिया, सॉल्व कर दिया। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं देखो, प्रॉब्लम सेट में आपको सब एक जैसे क्वेश्चन नहीं मिलते। ये सबसे इजी था, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट हो गया, ये और डिफिकल्ट हो गया। तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद वाला क्वेश्चन इजी होगा क्या? नहीं, इससे भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो भी इजी है अगर इसमें ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन में से। क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी ये सबसे डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम डाला है। डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन दी है और उसमें 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब 3 आंसर इसके निकालने आप। क्लियर है? तो इसमें आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ोगे। क्वेश्चन में आपको शुभम का एज दिया है 12 ईयर्स, उसके फादर का एज दिया है 42 ईयर्स, उसके मदर का एज डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको दिमाग में थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया है वहां, तो वो भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमें क्या क्या निकालने बोला है वो पहले देखते हैं। शुभम एज से मदर का एज, शुभम मदर एज से फादर का एज, शुभम का एज के साथ मदर का एज। तो आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए, इसका मतलब आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको लगेगा शुभम का एज, शुभम का एज आपको लगेगा। तो शुभम का एज आपके पास है, नंबर में है 12, हो गया, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा हमें मिल गया, अरे वाह शुभम का एज तो दिया है, मतलब हमें वो निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली वहां पे अवेलेबल। ओके, फिर हमें क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो मदर का एज हमें चाहिए। तो मदर का एज डायरेक्टली नहीं दिया है, उसके लिए एक स्टेटमेंट दिए, हमें सोचने के लिए बोला है कि आप सोचो और मदर का एज कितना होगा वो बताओ, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब आपको शुभम का एज चाहिए रहेगा, मदर का एज चाहिए रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और तीसरी चीज क्या लगेगी आपको, शुभम के फादर का एज। 3 चीजें आपके पास होगी, फिर आपको सिर्फ नंबर रखने हैं, रिड्यूस करना है, नंबर रखने हैं, रिड्यूस करना है, मतलब ये 3 चीजें आपको चाहिए। तो उसमें शुभम के चीज एज के लिए तो आपको कोई सॉल्यूशन करना नहीं पड़ रहा है, ना सोचना पड़ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। फादर का एज देखोगे उसमें भी आपको डायरेक्ट नंबर है 42। दोनों चीजों से आपको राहत मिल गई है, दोनों चीजें आपके फाइंड आउट करनी नहीं है, क्वेश्चन में देखनी। तीसरी चीज जो मदर के एज का मैंने बोला है वो आपको बच्चों सोचना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। आपको अगर समझ में आता है जो भी सेंटेंस वहां पे दिया है तो उससे आप आराम से उसका एज निकाल सकते। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 जो एज हमारे पास है वो पहले लिख देता हूँ और फिर हम लोग मदर के एज की तरफ जाते हैं। मैं आपको उसके लिए बता दूंगा कि क्या करना है। शुभम एज जो डायरेक्ट हमारे पास है वो लिख देते हैं। अब शुभम एज हमारे पास है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट कॉपी करना है हमेशा। ठीक है, शुभम एज है चलो 12 इयर्स, ओके। लेकिन यहाँ पे टुडे डालो क्योंकि टुडे बोले आज का एज है उसका, टुडे 12 इयर्स। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे बच्चों? ओके, और क्या चीज लिखोगे आपके पास, और डायरेक्टली कौन किसका एज है बच्चों, फादर का एज, शुभम फादर एज। ओके, आप शुभम पीछे लगा दो, फादर एज कितना है बेटा, 42 इयर्स, 42 इयर्स। चलो ये आपका क्लियर है, ये आपका क्लियर है क्या? ओके, हाँ। अभी तीसरी चीज हमें किसकी चाहिए, मदर एज। हाँ, इसको डायरेक्टली नहीं दिया, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, लिसन पहले। शुभम, यहां से उसका जो भी है ना सेंटेंस चालू हो जाता है। यहाँ पे देखो, शुभम्स मदर एज इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 इयर्स। देखो आसान कितना है, देखो यंगर मतलब छोटी, समझ में आ रहा है, किससे, उसके फादर से। शुभम की मम्मी है, शुभम के फादर से क्या है, 6 ईयर यंगर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, ओके। स्मॉल है कितने ईयर से, 6 ईयर्स। मतलब आपको जाना पड़ेगा इसके लिए फादर के पास। अरे फादर का एज कितना है फिर, 42। 42 में से 6 साल छोटी है, 6 ईयर्स छोटी, तो 42 में से 6 कम होंगे क्या बढ़ेंगे, 42 में 6 आपको कम करने हैं क्या बढ़ाने हैं,
कम करने की, छोटी है ना, छोटी है, कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो कितने आएगा मदर का एज बताओ मुझे? 36। कितना एज होगा? 32। तो ये आप यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्ट 36 मत लिखो, लिखो यहाँ पे कि फादर एज, ये लिख दो यहाँ पे, डायरेक्ट नंबर लिखो यहाँ पे 42 फादर का है, और कितने साल यंगर है? 6 ईयर। तो आपको मिल गया यहाँ पे कितना ईयर मिल गया मम्मी का, मदर का? 36 ईयर। चलो आपके पास अभी तीनों नंबर आ गए। इसके बाद तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपने जो टारगेट के पास पहुंचो। 3 टारगेट हमारे पास है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलो पहला टारगेट पर कंप्लीट कर देते। नंबर क्वेश्चन बड़ा है, स्पेस कम है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, ये शायद रब भी कर सकता हूं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जगह में हो जाएगा, इतने जगह में। चलो यहाँ पे अभी पहले क्या बोला है वो लिखेंगे, रेशियो निकालना है। ओके, अभी हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होगी। पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर उनके नंबर लिखेंगे और रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटेंस क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला जाए, शुभम एज टुडे टू मदर एज टुडे। मदर 36 है, शुभम 12 है, मिल गया। तो आप पहले किसका नाम लिखोगे बच्चों? किसका है? किसका किसका किसका? शुभम। शुभम एज अपॉन किसके साथ निकालना है? मदर एज। मदर एज, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे आप ये बताओ शुभम का नंबर क्या है, शुभम के एज का नंबर क्या है? हमारे पास है ना, कितना है? 12, लिख दो 12। मदर का 36। अभी ये दोनों नंबर आपको क्या करने पता है कि नहीं? क्या करने हैं? एक ही टेबल में, एक ही टेबल में 12 के ही मिलेंगे। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। आपको मिल गया आपका आंसर 1/3। 1/3। तो पहला रेशियो आपको फाइंड आउट होगा। क्या डिफिकल्टी मुझे बताओ? आपको पहले तीनों जो चीजें वो फाइंड आउट करनी पड़ी, 2 ऑलरेडी दी थी, थर्ड के लिए सोचना पड़ा थोड़ा सा, और फिर हम लोगों ने जो काम चालू किया है अभी करना। एक फर्स्ट तो हमारा हो गया, अभी सेकेंड में यहां पे लिख देता हूं। अभी सेकेंड में क्या बोला है, देखो, रेशियो ऑफ शुभम मदर एज टू फादर एज। आपके पास दोनों के एज है, मदर का भी है, फादर का है। टुडे का एज, ये सब टुडे के एज है, ओके, आज के। तो यहाँ पे शुभम मदर एज, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? रेशियो निकालने जाओगे तो पहला किसका रहेगा? शुभम मदर एज। ओके, शुभम मदर एज, शुभम मदर। आपको मैं आप बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीक्वेंस गलत कर देते हो। आपको लगता है कि बड़ा नंबर ऊपर लेना है, छोटा नंबर नीचे लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले है सीक्वेंस में उसको पहला और फिर बाद में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में शुभम पहले था, बोला था कि शुभम का एज से मदर का एज, ये रेशियो निकालने वाला। आप बोलोगे नहीं मदर बड़ी रहती तो मदर को ऊपर लिखते हैं, शुभम को नीचे लिखते हैं, ऐसा कुछ भी आपने मन से करना नहीं है। क्लियर है? ठीक है। शुभम एज किसके साथ? किसके साथ? फादर एज। किसके साथ? फादर एज। फिर इनके जो नंबर लिखो, इज इक्वल टू की साइन पीछे लगानी है जरूर। अभी नंबर लिखने हैं सिर्फ। शुभम का क्या है एज बेटा? शुभम मदर एज, हाँ, सेंटेंस पूरा। शुभम मदर एज, शुभम मदर एज कितना बेटा? 36। ओके चलो, और फादर का एज 42। ओके, हाँ। अभी यहाँ पे आपको ये एक ही टेबल में फाइंड आउट करने की बारी आती है। 6 के टेबल में मिलेंगे। 6 का टेबल में अगर आता है 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। टेबल आते हैं ना आपको? ठीक है, तो 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। और फिर यहाँ पे आप लिख दो आंसर। ये दो नए नंबर मिल गए, वापस से लिखने हैं। अभी नीचे लिखोगे आप, मैं आगे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए। 6/7। इसके बाद इनको रिड्यूस होता है क्या देखना है, नहीं होगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर आ गया। 6 मिल जाएगा आपको बहुत सारे टेबल में, 7 मिलेगा नहीं, और दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, तो ये काम होगा नहीं। तो ये ही आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। ओके ठीक है। अभी हमारी तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए वापस से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको डायरेक्टली काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टुडे एज वर्ड निकाल दिया गया है। टुडे एज वर्ड निकाल दिया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इस जगह में बैठ जाएगा वो, ठीक है।
अभी मुझे यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन में आपको फंसाया है, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहे, फंसने वाले तुम लोग बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड करिए बना, आप सॉल्व करोगे ही नहीं। क्या बोला है, शुभम एज टू इज मदर एज, मतलब यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है शुभम के एज का और मदर के एज का, ये तो फिक्स है, शुभम का और उसकी मदर का। जैसे पहले वाले फर्स्ट में आपने शुभम और मदर का ही निकाला था, तो आप बोलोगे अरे शुभम और मदर एज निकालने बोला था, तो पहले ही बोला था, वापस थर्ड में कैसे आया, ट्विस्ट डाला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे पढ़ो ना, कि बोला है कि वेन, शुभम और मदर का ही रेशियो निकालो, लेकिन कब, जब शुभम 10 साल का था तभी का, जब शुभम 10 साल, शुभम जब 12 साल का था तब मम्मी 36 की थी। समझ में आ रहा है ना, तभी हमने ऑलरेडी रेशियो निकाल चुके हैं, जब 12 साल का और 36 का पहले ही क्वेश्चन में निकाले। तो जब शुभम 10 साल का होगा तो मुझे बताओ मम्मी कितने साल की रहेगी, 34, वेरी गुड। तो मम्मी भी 2 साल से कम ही होगी ना, तभी जब वो 10 साल का था तो मम्मी भी 2 साल कम ही रहेगी, तो 34। तो ये आपको फंसाने के लिए डाले हैं, और फिर वो जो नंबर मिले आपको वो आप यूज करके उनका रिड्यूसिंग करोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वो सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। वेन, पहले आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वेन, ये यहां से आप वेन यहाँ पे है ना आपके पास, सेंटेंस में है, क्वेश्चन में ही है, वेन शुभम, वेन शुभम एज was 10 years, 10 years, जब शुभम 10 years का था तो उसकी मम्मी, हिज मदर एज, हिज मदर्स, ओके, एज was, कितना बोला आपने बच्चों, 34 साल की होगी, 34 इयर्स की होगी। और इसके बाद आपका क्या, इजी काम चालू हो गया। अभी आप लिखोगे, पहले शुभम है तो शुभम एज, अभी यहाँ पे आप शुभम एज और मदर एज इतना ही लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपने ऊपर ही बताया है कि आप किसका किसका रेशियो निकालने जा रहे हो। तो आप अभी मुझे बताओ आप क्या नंबर लोगे बच्चों, 10 शुभम का, मदर का 34, और इसके बाद आप इनको एक एक टेबल में ढूंढने की कोशिश करोगे, और ये आप एक ही टेबल में मिलेंगे, 2 के मिलेंगे। 2 से शुरुआत करनी है। वैसे आपको नहीं आया समझ में, आ रहे कौन से टेबल में आ रहे, बड़े टेबल में जाओ ही मत, अगर नहीं आ रहा है दिमाग, 2 से शुरुआत करनी, 2 से ये 2 के टेस्ट आपको आती है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 के टेबल में तो मिल जाएगा, 2 5 10, और 34 आपको लगेगा अरे 2 10 20 होता है, 34 कैसे मिलेगा, डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, टेबल एक्सटेंड करोगे तो आगे नंबर मिलता है, 17 to the 34। अगर नहीं आएगा तो ऐसे करोगे, 2 1 2 1, 2 7 14, नीचे 0 0 बच रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल में 34 आता है, अगर 0 0 बच रहा है तो। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 70। फिर ये जो नए 2 नंबर आपको मिल गए 5 और 17, ये लिखोगे और फिर इनको देखोगे कि वही एक टेबल में मिल रहेगा, नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 भी प्राइम है 17 भी प्राइम है, इसका मतलब यही उसका फाइनल रेशियो हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर है, तो ये भी आपको इजी क्वेश्चन मैंने इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, आप देख लो, समझ में आया आपको, डन। ये आएगा नहीं, आ भी गया तो आपको शुरुआत कैसे करनी है देख लो, अंडरस्टैंड। सेंटेंस इसमें क्वेश्चन में इसे ही कॉपी किए, ये पहले कॉपी किया यहाँ से, फिर मदर फादर का भी यहाँ से ही कॉपी कर दिया, मदर का भी यहाँ से मदर एज तक कॉपी कर लिया, और ये बनाने के लिए हम लोगों ने माइनस किया थोड़ा सा। फिर आप पहला क्वेश्चन में जो बोला तो पहला, फिर सेकेंड, थर्ड, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमारा सेंटेंसिंग बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला था, क्या हम देख रहे थे वो बार बार आप वही करते हो क्या, समझ में आ रहा है। बोला था कि 10 साल की जब शुभम होगा तभी मम्मी का एज जो होगा उसके साथ उसका रेशियो निकल, क्लियर है। हाँ, तुम नहीं तो तुम लोगों को जिनको प्रिंटिंग वगैरह नहीं आते वो बोलेंगे अरे शुभम का पहले एक बार बोला है वापस से थर्ड में बोल रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या क्वेश्चन में, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समझ में आया है, क्लियर है। क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करो और सॉल्व करो, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसमें आप देखोगे तो सारे जो आने वाले चैप्टर है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के हैं, और इसीलिए आने वाले सभी प्रॉब्लम से आप देखो, इसके बाद परसेंटेज है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है,
है सब इजी प्रैक्टिस से, सब चैप्टर इजी है, लेकिन सेंटेंस की बात आती है। तो सेंटेंस के लिए आपको मैंने याद करना नहीं, सेंटेंस के लिए क्वेश्चन की कैसे हेल्प लेनी है वो आपको मैंने बताई है। इसमें हम लोगों ने कई रट्टा मारा है क्या कोई क्वेश्चन का? नहीं, क्वेश्चन में ही हम लोगों ने क्या देखा, स्टेटमेंट को ढूंढ लिया है। अंडरस्टैंड? स्टॉप करें? ओके।